गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इसमें हिस्ट्री का अभी तक का हमारा जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो सीरीज था उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स है ना, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र कंप्लीट हो चुका है। और सारे पीडीएफ भी ऑलमोस्ट जिसको जिसको होने थे सेंड कर दिया है। ठीक है, सारे वीडियोस नीचे पड़े हुए हैं। इस आपको एक सीरीज मिलेगी, तो यूपी मिशन यूपी टॉप में आपको सारे वीडियो के जो है उसी में लिंक जो है लगे हुए हैं। ठीक है, भूदर्शन सीरीज मैप से रिलेटेड है, तो इस तरह से हम एक दिन बात करेंगे। लेकिन अभी हम आज शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में द फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की बात करेंगे हम, है ना। इससे पहले क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, फ्रांस की क्रांति से जो अगर हम इसमें वर्ड जो नेशनलिज्म है इसकी अगर हम चर्चा करें, है ना, नेशनलिज्म जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं, इसके उस पर बात करें अगर हम, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है शब्द की एज अ नेशन स्टेट वो फ्रांस से ही ओरिजिन हुई थी। फ्रांस में जब 1779 में, है ना, स्टार्ट हुई थी वहां पर क्रांति, है ना। तो वहां से इसका शुरुआती दौर माना जाता है। और इसी को हम फर्दर अब आगे पढ़ेंगे। यूरोप जो है कॉन्टिनेंट है, इसमें सभी कंट्रीज को, चाहे उसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, है ना, इन सबको शामिल करेंगे, इटली, सभी में कैसे राष्ट्रवाद की भावना पनपी और कैसे लोग जो है राष्ट्र की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज देखेंगे जिसे द पैक्ट ऑफ नेशन बोलते हैं, जो 1848 में 1848 में फ्रेडरिक शोरियो ने एक इमेज बनाई थी, है ना। उस इमेज में उन्होंने मीन्स अपना जो कल्पना थी, उन्होंने विचार किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हुए कि इस तरह से सारे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी, है ना। तो उसकी बात करते हैं और वही हम बात करेंगे इसमें। और आपको बता दूं, अमेरिका और स्विट्जरलैंड दो ऑलरेडी क्या हो चुके थे, स्वतंत्र, है ना। जिन्होंने संघर्ष किया वो स्वतंत्र हो चुके थे ऑलरेडी। ठीक, उसके बाद फ्रांस के बाद यूरोप में अगर हम बात करें, फिर फर्दर कंट्री की हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला आप एक इमेज देखिए, ये इमेज वही इमेज है जो फ्रेडरिक शोरियो ने बनाई थी, है ना, जो फ्रेडरिक शोरियो ने बनाई थी। सॉरी, हाँ, यहाँ पर अब आपको आई थिंक क्लियर होगा। ठीक, नाउ विजुअल। ओके, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन, है ना, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसे कहते थे द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसे द पैक्ट बिटवीन नेशन, है ना, 1848 में फ्रेडरिक शोरियो के द्वारा बनाई गई थी। ये एक आर्टिस्ट हुआ करती थी। ये इमेज इस तरह से 3 और इमेज थी जिसमें इन्होंने 4 इमेज में पूरा कैसे राष्ट्रवाद क्या है और उसकी कल्पना मात्र से बनाया था। ठीक, तो इसे हम प्रजातंत्र और सामाजिक, है ना, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न के रूप में बात करते हैं। ये राष्ट्रों, द पैक्ट बिटवीन नेशन, यानी राष्ट्रों के मध्य में जो संधि हुई थी उसकी बात की जाती है ना। उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कुछ, फिर आपको इसमें समझने की कुछ चीजें हम बताएंगे आपको, वो बस देखते रहिएगा, बाकी आपको वहां एक्सप्लेन कर देंगे। आप सबसे पहले देख रहे हैं ये आपके एक
स्टैच्यू हो गई, मूर्ति से न्याय की देवी कहते हैं। ये एक लंबी ट्रेन की जैसी कतार हो गई, है ना, आप देख पा रहे हैं। ये वहाँ के लोग हैं यूरोप के, और ये आप जो झंडे देख रहे हैं इनके हाथ में, ये अलग अलग राष्ट्र के झंडे हैं, इनकी पहचान है ना, सभी की पहचान, सभी की झंडे और उससे होती है। और एक ये झंडा, ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रंट पे कुछ वेस्टेज पड़ा हुआ है। ये वहाँ के राजाशाही लोगों का वेस्टेज है, मतलब मुकुट है इसमें आपको मिलेंगे, आपको तलवारें मिलेंगी, आपके उनके वस्त्र मिल जाएंगे जो राजा लोग पहनते हैं। ऊपर ये एक ज्यूस है जो कि क्रिश्चियन के देवता है ना, और साथ में ये एंसेस्टर्स हो गए, अदर जो वहाँ के गॉड होते हैं वो हो गए, है ना। तो इस तरह से इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ आपको एक ये यहाँ पर एक हाथ में टॉर्च देखने को मिलेगी, जो कि शो करती है लोगों के संघर्ष को, इनलाइटमेंट को शो करती है। और मसाल जिसे कहते हैं ना, ये मसाल है, और इसमें हम आगे देख लेंगे। और ये एक अदर हैंड में आप देख पा रहे हैं, तो ये चार्टर है। तो राइट हैंड में चार्टर है, लेफ्ट हैंड में मशाल है, किसके, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्याय की देवी के हाथ में, ठीक है। और ये सब न्याय की देवी के पास जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस चार्टर जो है वो उसमें सारे इनके स्वतंत्रतापूर्ण जीवन यापन के जो न्याय हैं, जो रूल बुक है, उसे मानते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, द पैक्ट बिटवीन नेशन, राष्ट्रों के बीच में जो संधि हुई थी, ऊपर ये गॉड हैं, इनके पूर्वज लोग हैं, और ये सब ये देख के कि सभी में मानवतावादी जो भावना पनप रही है, जो समाजवाद और प्रजातंत्र पनप रहा है, इससे ये लोग देख के खुश हो रहे थे। और ये यहाँ पर देखो ब्रोकन वेस्टेज पड़ा हुआ है, मोनार्की का मतलब राजाशाही का, इसका इंडिकेट कर रहा है कि राजाशाही की समाप्ति हो रही है ना, राजाशाही समाप्त हो रहा है, ठीक। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसको हमने बताया ये न्याय की देवी है, और ये महिला फिगर ही आती थी, मतलब महिलाओं को ही एज अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी शो किया गया था, क्योंकि महिलाओं में जो पेशेंस होती है, ह्यूमैनिटी होती है, एज कंपेयर मेन होती है। लेकिन जो है वहाँ पर दो था। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, तो सबसे पहले वहाँ पर जो आज़ादी मिली थी, जो फ्रीडम मिला था, वो वहाँ के पीपल्स को मिला था, पर विमेंस को नहीं मिला था, विमेन को नहीं मिला था, महिलाओं को नहीं मिला था। और महिलाओं ने संघर्ष किया था अगेंस्ट वहाँ के जो असेंबली है, नेशनल असेंबली के अगेंस्ट। तब उसको वोट, राइट फॉर वोट के लिए राइट मिला हुआ था, अदर पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए थे, इसीलिए फीमेल फिगर को शो करना बेहद जरूरी था दैट टाइम्स, है ना। नाउ ये लेफ्ट हैंड टॉर्च याद रखिएगा, राइट हैंड में क्या है, मैन राइट्स चार्टर, है ना, ये राइट हैंड में, ओके। नाउ ये फ्रेडरिक सोरियो जी हैं, जिनके ये फ्रेंच आर्टिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। 1848 में, याद रखिएगा कितनी थी, इसी तरह से, ये तो फर्स्ट है इसमें पूरा, इसी तरह से 4 थी, दैट मीन्स 3 और, है ना। नाउ अब यहाँ पर देखिए ये 4 इमेजेस हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने वही बताया था, फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इन्होंने 4 प्रिंटिंग बनाई थी, जो कि इनके ड्रीम पर बेस थी, पूरे वर्ल्ड में कैसा समाज होगा, कैसा राष्ट्र होगा आगे चल के, है ना। इसीलिए इसे मेड अप बाय द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, प्रजातांत्रिक और समाजवादी गणराज्य की स्थापना की इन्होंने अपने पेंटिंग्स में, अपनी कल्पना को व्यक्त किया था पेंटिंग्स के थ्रू, है ना। क्योंकि आपने आर्टिस्टों को देखा होगा कि वो जो अपनी कल्पना होती है उनकी, वो अपने पेंट में वो करते हैं, ठीक है, पेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए, और ये जो हमने क्या बताया था, जो लिबर्टी आप जो पर्सोनिफाइड किया था, मानवीकरण किया गया था लिबर्टी का, मतलब जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू को उसमें पर्सोनिफाइड किया गया था। आप जब आगे जाओगे तो यहाँ पर आप फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ोगे, पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं, हाइपरबोल किसे कहते हैं, है ना। तो वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, इंग्लिश में, फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में, है ना। तो पर्सोनिफाइड दैट मीन्स मानवीकरण, यानी कोई अमूर्त चीज है उसको ऐसे प्रेजेंट करना
कि मानो वो उसमें आत्मा आ गई हो, है ना। तो इस तरह से जो फीमेल फिगर को शो किया जा रहा था, मतलब मूर्ति को दिखाया जा रहा था। जैसे पर्सोनिफाइड करना, दैट मीन्स आपके घर में, आपके यहाँ मूर्ति होती है, मंदिर में मूर्ति होती है, हम लोगों ने उनको पर्सोनिफाइड कर रखा है। या भारत माता की बात करें तो कर रखा है कि भारत माता जब तक गुलाम रहेंगी तब तक हम लोग चैन सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। तो आज़ाद कराने के लिए यहाँ पर जो अरविंदो घोष जी ने बनाई थी स्टैचू भारत माता की, है ना, उसको आज़ाद कराने के लिए संघर्ष हुआ। इतना खून बहा ब्रिटिश से, जब आज़ाद हो गए तब हम लोगों ने, मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने संघर्ष छोड़ा, है ना। तो उसकी बात करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंट ऑफ द, उसमें क्या क्या था, जो फ्रेडरिक सोरियो का जो विजन था उसमें क्या था, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पीपल ऑफ द यूरोप और अमेरिका के लोग जो हैं वो शो कर रहे थे, उस जो ट्रेन जैसी लाइन हमने दिखाया था उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग थे, मैन और वीमेन दोनों थे, मतलब महिला और पुरुष दोनों थे, सभी एज ग्रुप के थे और सभी समाज के थे। तो एक साथ रहना, एक साथ मिल बांट के काम करना, एक कोई भेदभाव ना करना, इसे ही तो हम राष्ट्रवाद कहते हैं, इसे ही समाजवाद कहते हैं, इसे ही प्रजातांत्रिक सिस्टम कहते हैं। तो उसे ही सभी क्लास के लोग जो मार्च कर रहे थे एक लंबी ट्रेन के की तरह, और जो कहाँ जा रहे थे, स्टैचू न्याय की देवी के पास जा रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो स्वतंत्र होना था, ठीक है, स्वतंत्र होना था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब पर्सोनिफाइड किया था लिबर्टी ऑफ द, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी ऑफ द फीमेल फिगर को शो किया गया था, उसी को यहाँ पर किसने, फ्रेडरिक सोरियो ने दिखाया था, है ना। तो इसमें अगर आपने उसका देखा तो हमने क्या बताया था, टॉर्च ऑफ द एनलाइटमेंट सी बियर इन वन हैंड, लेफ्ट हैंड में उनके एक मसाल थी देवी के, न्याय की देवी के, और राइट हैंड में उनके न्याय का पत्र था, लोगों के न्याय का पत्र, ठीक है। ऑन द अर्थ, सामने क्या पड़े हुए थे, कुछ सामने पड़ी हुई थी इमेज, जो इधर उधर छितरे हुए पड़े हुए थे, वो शो कर रहे थे, राजा के मुकुट हो गए, तलवार हो गई, उनके कपड़े हो गए, है ना। वो क्या शो कर रहे थे कि राजाशाही जो है समाप्त हो रही है, एब्सोल्यूट जो है उनका क्या हो रहा है, समाप्त हो रही, समापन हो रहा है, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियो का जो विजन था उसकी बात करेंगे हम, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर द ग्रुप्ड इन द डिस्टिंक्ट नेशंस, जो लोग थे वो अलग अलग देशों के हुआ करते थे, उनकी अलग अलग पहचान हुआ करती थी, और वो अलग फ्लैग थे उनके, और उनके जो है कपड़े वस्त्र थे वो सब अलग थे। इस इमेज में आप देख सकते हैं सभी का कॉस्ट्यूम, सभी के पहनना आवा, और सभी के कपड़े, सभी के झंडे सब अलग हैं, है ना, दिख रहा होगा आई थिंक, अब क्लियर है ना। तो ये सब अलग अलग थे। तो ये क्या शो कर रहे थे कि सब अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग जाति समूह के लोग हैं, अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग हैं, लेकिन सब क्या हैं, एक साथ हैं। क्यों? क्योंकि सभी को स्वतंत्र होना है, सभी को एक राष्ट्र के रूप में। अब हम बात करेंगे, लीडिंग का कर रहा था द पास्ट स्टैच्यू लिबर्टी, यूनाइटेड नेशन और स्विट्जरलैंड, हमने बात की थी कि स्विट्जरलैंड और अमेरिका दोनों आगे निकल चुके थे। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन एक जो पहले से एक राष्ट्र बन चुके थे, ठीक है। इसके साथ ही फ्रांस जो था, आइडेंटिफाइबल रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर जस्ट रीच्ड, फ्रांस जो है वो पहुंचने वाला था, है ना। आप इस इमेज में देखिए, फ्रांस जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने वाला था, और आगे बाकी ये सब स्विट्जरलैंड और अमेरिका निकल चुके थे, है ना। तो इसी को, और पीपल ऑफ जर्मनी के पीपल इसके पीछे फॉलो कर रहे थे इसको, ये आप देखिए, जर्मनी के लोग फॉलो कर रहे थे विद द ट्राई कलर के साथ, 3 कलर का झंडा, काला, लाल और सुनहरा, मतलब ब्लैक रेड और ब्लैक रेड एंड गोल्डन, 3 कलर का झंडा था जर्मनी का, याद रखना है कलर, या पूछाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से जो झंडा था उसके साथ पहुंच रहा था
जर्मनी भी उसके पीछे थी, ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग लेके, कलर का 3 कलर के ट्राई कलर का झंडा लेके उसके पीछे था। ठीक है। इंटरस्टिंक्टली एज टाइम ऑफ व्हेन सोरियो क्रिएटेड इमेज, जब इमेज सोरियो ने बनाई थी, एक याद रखना, जब फ्रेडरिक सोरियो ने इमेज जिस टाइम बनाई थी, उस टाइम उस इमेज में अपने कल्पना के आधार पर उन्होंने क्या किया था, जर्मनी को दिखा दिया था फ्रांस के पीछे। बट वो अभी तक वहां पर किसी प्रकार का राष्ट्रवाद नहीं आया था, किसी प्रकार का कोई राष्ट्रवाद का की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा दिखा दिया था कि लोग भाषा के आधार पर, लोग एक धर्म के आधार पर, लोग एक साथ हैं एक राष्ट्र के रूप में। ठीक है, जो छोटे बड़े आराम से सब वर्क कर रहे हैं। ठीक, जर्मन पीपल नॉट एट एग्जिस्ट यूनाइटेड नेशन, देखो बताया मैंने, एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में नहीं थे। द फ्लैग कैरी विद द एक्सप्रेशन ऑफ द लिबरल होप, एक इन्होंने जो दिखाया था कि आशापूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए, ये 1848 में इन्होंने बताया कि जर्मनी बोलने वाले लोग एक साथ हैं और वो एक राष्ट्र के रूप में बात कर रहे हैं, एक राष्ट्र के रूप में संवैधानिक जो अधिकारों के साथ जीने की बात कर रहे थे। कौन से संवैधानिक अधिकार? ये वो संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं जो नेपोलियन बोनापार्ट ने दिखा रखा था ऑलरेडी, जो सबने दिखाए थे। फॉलो द जर्मन पीपल, जर्मन पीपल उसको फॉलो कर रहे थे, किसको? फ्रांस को। एंड और जर्मन पीपल्स को फॉलो कर रहे थे ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, टू सिसिली, जिसकी हम इटली की बात करेंगे, ऑस्ट्रिया और सिसिली, टू सिसिली, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया। ये लोग जर्मनी देश के पीछे ऐसे सीक्वेंस में थे, आपको याद रखना है। रशिया यहाँ पर आया है क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट, रशिया पहले यूएसएसआर होता था, संयुक्त सोवियत संघ हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए कुछ पार्ट जो जर्मनी का, रशिया का जो है जर्मनी में हुआ करता था, इसीलिए जर्मनी, यहाँ रशिया की बात की गई है। फ्रॉम द हेवन, मैंने बात की थी, तो ये सब एक ट्रेन के रूप में एक पीछे हैं और वेस्ट पड़ा हुआ है ये ट्रेन के हेवन, और हेवन से कौन है? गॉड, और उनके एंसेस्टर, उन्हें पूर्वज लोग देख रहे हैं, और वो Christ sent angel haze upon the scene. They have been used. The artists symbolize the fraternity among the nation of the world. वर्ल्ड के नेशंस में इन्होंने शो किया था इस फर्टर्निटी को, इसमें लोग आशीर्वाद दे रहे थे, एज अ नेशन के रूप में स्वतंत्र थे, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा था। अब एक हम बात करेंगे व्हाट इज अ नेशन। ये नेशन बात करेंगे रिनन के महोदय के आधार पर। राष्ट्र की उस समय कल्पना की जा रही थी, राष्ट्र की कल्पना के साथ ही राष्ट्र में, क्योंकि उस समय निरंकुशवाद चल रहा था, अर्नेस्ट रेनन जो थे, इन्होंने एक राष्ट्र की जो है संकल्पना दी थी। तो उस राष्ट्र की संकल्पना के आधार पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने दे रखा था, लेकिन उसमें इन्होंने अपने आधार पे बात की, और उसमें एक कॉमन भाषा बात की गई थी पहले। ठीक है, एक नक्शल के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोग एक राष्ट्र के साथ सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देखेंगे। अ नेशन इज अ culmination of a long past of the endeavor, sacrifice and devotions. A hero sacrifice, devotions, invaders and long past. A heroic past, great men, glory. That is the social capital upon which have basis a national idea. To have the common glories in a past की common glories have to common will be present, preferred great deed together and wish to perform still there, and essential conditions being people's nation, therefore a large scale solidarity and exist daily, जो है plebiscite, a province is a inhabitant, if anyone right to be consulted on in it is habitant nation, a nation never may real interest or annexing holdings on a country against to build. The existence of the nation is a good thing, a necessity, even their existence a
guarantee of liberty, the lost if world had only one law, only one master. इसमें बताया गया कि एक राष्ट्र जो है, राष्ट्र को एक समान भाषा, धर्म और नस्ल या क्षेत्र से बनता है, ऐसा बातें की जा रही थी उस टाइम तक, ठीक है। लेकिन अर्नेस्ट रेनर महोदय एक परिभाषा देते हैं और उसमें बात करते हैं कि राष्ट्र क्या होता है। मैं जो बता रहा हूं बहुत अच्छे से लिखते रहना। राष्ट्र, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा और चरम बिंदु है, चरम बिंदु होता है किसका? शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महापुरुषों के नाम और गौरव, ठीक है। यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्पना का होना, एक साथ मिलकर महान काम करना और आगे बढ़ना। ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं, अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह वहाँ के जो निवासी हैं, ठीक है, उनका है। और इसके साथ ही किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तविक जो दिलचस्पी कोई नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है उनका होना। स्वतंत्रता की गारंटी, और अगर दुनिया में केवल एक कानून, उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा, है ना। तो स्वतंत्रता का लोप ना करने के लिए कोई एक फिक्स्ड, ना तो एक कोई मालिक होने की जरूरत है और ना ही एक कोई वहां पर कानून। सबके अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी जरूरतों के आधार पर धर्म मालिक और कानून बनाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से एक राष्ट्र की बात की गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र, अभी तक जो नॉन राष्ट्र की बात करें अगर हम प्रेजेंट टाइम में, तो स्टेट, अगर मिड 18th सेंचुरी में आप बात करोगे तो कोई स्टेट मतलब कोई एक राष्ट्र ऐसे नहीं था, अगर मिड सेंचुरी तक हम बात करेंगे। जैसे कि कॉमन भाषा के आधार पर, कॉमन कल्चर के आधार पर, कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर कोई एक राष्ट्र नहीं था, राष्ट्र राज्य नहीं हुआ करते थे मिड सेंचुरी में। उस टाइम पर कहीं ऑटोमन एम्पायर हो गया, है ना, कहीं जो हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया, इस तरह से राजाशाही हुआ करती थी। लेकिन ऐसे अलग अलग, और एक राजाशाही में अलग अलग भाषा, धर्म, कल्चर, आइडेंटिटी के लोग शामिल हुआ करते थे। लेकिन जैसे अगर हम बात करें मिड सेंचुरी में, जो प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, जैसे जर्मनी, फ्रांस, हंगरी और इंडिया देख रहे हो, इस तरह से देश आपको नहीं मिलेंगे उस टाइम के मैप में अगर हम देखें तो, उसकी बात की गई। ओके, नाउ अब नेशन देखा, राष्ट्र देखा क्या है। राष्ट्र एक प्रकार की भावना, संस्कृति और उसके साथ मिलके उसकी आत्मीयता की बात की गई है ना। नाउ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। एक किसी क्षेत्र, एक किसी धर्म, एक किसी देश में, किसी उसमें रहने वाले लोगों की बात करें तो उनके प्रति होने वाली जो फीलिंग्स है, ठीक है, वही राष्ट्रवाद है। हम इंडियंस हैं, अगर कहीं भी मिलते हैं तो हम बोलते हैं हम इंडियंस हैं, तो हमारी फीलिंग्स हैं इंडियंस के साथ, तो हम इंडियन बात करते हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में रहते हो, हम कहीं बाहर गए हुए हैं, कोई लखनऊ का मिल गया तो हम कहते हैं अरे वाह, ये तो हमारे वहाँ का है, तो वो हमारी फीलिंग्स बाहर आ जाती है। हमारी फीलिंग्स एक राष्ट्र के रूप में, एक राज्य के रूप में
एक साथ रहने की बात करते हैं और एक फीलिंग रहती है एक राज्य के प्रति। आप यूपी एमपी किसी भी कंट्री के हों, किसी राज्य के हों, और आपकी जो फीलिंग्स हैं उस राज्य के प्रति अच्छी होंगी, कैसा भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है। अब ड्यूरिंग 19वीं और 20वीं सेंचुरी की बात करेंगे, नेशनलिज्म बहुत ही पावरफुल फोर्स के रूप में क्रिएट हो रहा था एक राष्ट्र के रूप में, और बहुत से देशों को सेपरेट करते हुए आगे बढ़ रहा था, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, और ब्रेक वन नेशन अप टू इनटू मैनी कंट्रीज। और जैसे हम बात करें ऑटोमन एम्पायर की, तो ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की में ऐसे बट गया ऑटोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, टू सिसिली जो है, ये सब क्या हुए, सब बट गए अलग अलग एक सिंगल राष्ट्र के रूप में, एक आइडेंटिटी के आधार पर। ठीक है। लेकिन मिड 18वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी के मध्य तक ऐसा कुछ भी देखने को तुमको नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद मिला। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज, फोर्स इज ब्रॉट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। जो 19वीं शताब्दी में जो एक राष्ट्रवाद की भावना जगी, और जगने के साथ ही लोगों में क्या हुआ, लोगों में एक चेतना जगी स्वतंत्र होने की, और इसी ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन ला दिया। ठीक है। एंड ऑफ द रिजल्ट दीज चेंजेस इमर्ज इन द नेशन स्टेट। और जो राजनीतिक अपने अधिकारों के लिए जो परिवर्तन किया गया राजनीति में, वो आगे चल के एक राष्ट्र राज्य के रूप में उभर के सामने आया इन द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल। एक कोई राष्ट्र है, चाहे ऑटोमन एम्पायर हो, चाहे जो भी एम्पायर हो, है ना, तो उस राज्य से डिफरेंट जो है कंट्री निकले, चाहे ऑस्ट्रिया की बात करें, ठीक है, हंगरी की बात कर लें, और या टर्की की बात कर लें। तो इस तरह से एक राज्य से, एक देश से, एक उससे काफ़ी सारे अलग अलग राष्ट्र निकल के बाहर आते हैं। अगर हम मॉडर्न स्टेट में बात करें, तो सेंट्रलाइज पावर जो है एक्सरसाइज सवर्निन कंट्रोल ओवर द क्लियर डिफाइंड टेरिटरी है डेवलपिंग अलॉन्ग विद पीरियड ऑफ द टाइम इन द यूरोप। ठीक है। अब क्या हुआ, एक सेंट्रल पावर की बात की गई जो रहती है, और जो पूरे उसको कंट्रोल करेगी सभी क्षेत्रों को, और सभी पर अधिकार की बात करेगी। ठीक है। तो ये अधिकार वो थे जो प्रजातांत्रिक आधार पर और जो वहाँ के सामाजिक आधार पर बात की गई थी, है ना, और जो मोस्ट ऑफ द जो दिखाए जा रहे थे किसके, नेपोलियन बोनापार्ट के आधार पर, क्योंकि फ्रेंच आर्मी ने इसमें हेल्प की थी सभी को राजाशाही से मुक्त कराने में। बट द नेशन स्टेट वन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन and not only its rural come to develop a sense of common identity and shared history and tradition। अब जो था, कोई रूरल के आधार पर नहीं बात की गई थी, अब जनता के आधार पर, मेजॉरिटी के आधार पर वहाँ पर बात की जा रही थी, पहचान और हिस्ट्री बनाने की बात हो रही थी। ठीक है। एक कॉमन जो उनकी पहचान थी, कॉमन भाषा थी, कॉमन धर्म के आधार पर देश बनने लगे और उनको पहचाना जाने लगा। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं जो डाइवर्स प्रोसेस जो है इतना एक नेशन स्टेट और नेशनलिज्म को आने के, तो उसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य के आधार पर जो है यहाँ पर 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है ना। इस प्रोसेस को समझेंगे। उससे पहले हम देख लें, ये वियना है, वियना कांग्रेस में 1815 का मैप है के बाद का जो यूरोप की बात करते हैं, इसमें अब तब भी आ गए थे, जैसे स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया। ठीक है। और ये आप देख रहे हैं जॉर्जिया, उस सब के साथ ऑटोमन एम्पायर की बात करते हैं। और यहाँ पर यूनान अभी आ गया है, लेकिन ये टू सिसिली के रूप में, हाँ ये ग्रीस है, ये इटली जो है, देखो यहाँ पर टू सिसिली राजतंत्र की बात की जा रही है और लघु राज्य की बात की जा रही है। तो ऑस्ट्रिया साम्राज्य यहाँ पर अलग हुआ पड़ा हुआ है अभी। ठीक है। तो प्रशा अलग है। ठीक है। तो इस चीज ऐसे बात की जा रही थी। हबो ओवर की बात की जा रही है, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और आयरलैंड और वेल्स की बात की जा रही है ना। तो इस तरह से ये इसमें कुछ अभी बन चुके हैं, और कुछ ये ऑटोमन एम्पायर जो साम्राज्य दिख रहे हैं, इसमें एक से ज़्यादा राष्ट्र सम्मिलित हैं।
यहाँ पर आपको अभी तक कोई यहाँ पर आप देखिए, इसमें आपने स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया ये सब देख लिया, लेकिन यहाँ पर रशिया देख लिया, ग्रेट ब्रिटेन देख लिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, लेकिन जर्मनी और ये सब भी देश आप यहाँ पर नहीं देख रहे हो। बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया ये सब आ गए हैं, लेकिन उनको जब ये ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया टूटेगा तभी वो जाके बनेंगे, है ना। तो इसी तरह की बात की जा रही है। और ये जो इमेज है, ये इमेज की एक पेंटिंग बनाई गई थी, ये वेस्टाइल जेल है, जो कि ये यहाँ के लोगों ने तोड़ा था, कहाँ के, फ्रांस के लोगों ने, ठीक है। उसी इसमें ये एक जारी किया गया था पंचांग के रूप में, ठीक है। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ओवरकम करेंगे, मतलब थोड़ा आइडिया लेंगे और आगे निकलेंगे, क्योंकि ये आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि इसको बिना पढ़े आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म, पहली अगर हम बात करें राष्ट्रवाद कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, तो राष्ट्रवाद सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में 1789 में आया था। सॉरी, सबसे पहले 1770 लिखा हुआ है ना, नहीं, हाँ, तो 1789 कर लीजिएगा वहाँ, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। इसी के साथ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इनटू द वेकअप ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू लीड द ट्रांसफर ऑफ द सवर्निन मोनार्की टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच। यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आया जब 1789 की जो 1789 में जो चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंज, राजनीतिक जो बदलाव आए, उसमें बदलाव के साथ संविधान बना। संविधान जो टेनिस कोर्ट ओथ के समय संविधान बना था, इसमें एक सवर्णन के आधार पर मोनार्की और मोनार्की से क्या हुआ, लोगों के पास सत्ता पहुंच गई। बाय दैट मीन्स बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स के रूप में स्थापित हुई, लोग स्वतंत्र हुए। यहाँ पर एक भावना पनपी थी, आइडिया ऑफ द ला पैट्री, आइडिया ऑफ द जो है ली साइटोन, फादरलैंड और सिटीजन्स का। तो इन्हें इसे एम्फेसाइज किया, बढ़ाया दिया, द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा ये हमारा देश है, ये हम इसके नागरिक हैं, और हम यहाँ पर इक्वल राइट के आधार पर यूनाइट होंगे, एक संगठित होंगे, और एक यहाँ का जो संविधान बनाएंगे, उसके आधार पर जो हमारे अधिकार हैं उनको हम एंजॉय करेंगे। द स्टेट जनरल डिक्लेयर किया गया, स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया, और इलेक्ट करने के साथ साथ इलेक्ट किसने किया, एक्टिव सिटीजन्स ने किया, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स ने क्या किया था, स्टेट जनरल को इलेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर अब संविधान बन चुका था, और साथ में रीनेम कर दिया गया, अब इसे स्टेट जनरल नहीं, इसे नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाने लगा। इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज थे और उनको एबॉलिश कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द वेट मेजर वॉज अडॉप्टेड। मापने का और तौलने का जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, एक समान जो होता है, किलो को, जैसे स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म का मतलब होता है, जैसे अगर 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगा, कुछ ऐसा नहीं कि एक डलिया हम तुमको दिए तो 1 डलिया तो हमको दो, या हमने एक बकेट दिया 1 बकेट दो, ऐसा कुछ नहीं। लेन देन होगा वो प्रॉपर किलोमीटर सेंटीमीटर के आधार पर होगा, और लोगों ने इसे अडॉप्ट किया, शामिल किया अपने में। अब साथ में क्या होता है, रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड इट वॉज द मिशन। और ये जो वेट मेजर ये सब किसके अंडर हो रहा था, नेपोलियन बोनापोर्ट आ चुका था, क्योंकि वहां पर पहले क्या हुआ था, स्वतंत्र हुए थे सब इक्वल, सभी के पास बॉडी, मोनार्की से बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स के पास पहुंच गई थी। राजा से प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश स्थापित हुआ, फिर से वहां पर मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई थी। तो इस्टेब्लिश होने के बाद कुछ टाइम तक एंजॉय किया, लेकिन जब लोगों को लगा कि यहाँ के लोगों को जबरदस्ती जो है सैनिक बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और जबरदस्ती उन पे थोपे जा रहे हैं नियम कानून, तो फिर से लोगों ने क्या किया, क्रांति करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट लिबर्टी के, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस इमेज में देख पा रहे हो, इस इमेज में इन लोगों ने क्या किया है, फ्रांस की सेना द्वारा जब जो क्रेन शहर पर कब्जा कर लिया गया था,
नीली और सफ़ेद और लाल पोशाक में ये फ्रांसीसी कैदी हैं, सॉरी, फ्रांसीसी सैनिकों के दमनकारी रूप प्रस्तुत करते हैं। ये जो हैं, ये सब फ्रांस के सिपाही हैं, ये दमनकारी हैं। एक किसान की गाड़ी, ठीक है, एक किसान की गाड़ी के आधार पर बात करेंगे, और युवा महिला को तंग कर रहे हैं। इसी के साथ बीच में घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं एक किसान को, है ना। तो ये आपको संघर्ष जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये किसका अत्याचार हो रहा था? ये फ्रांस के लोगों का, ठीक है, दैट मीन फ्रांस की सेना का, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का। तो इसीलिए फिर से क्रांतिकारी इस चीज से परेशान होके फिर से क्रांति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी, ये एक वृक्ष है, एक बनाया था इन लोगों ने, और इसे पट्टी लगा रहे हैं। ये देखो, ये पट्टी लग रही है। जर्मन में लिखा था, जर्मन में क्या लिखा हुआ था उसको हम हिंदी में बताएंगे। हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। ये लोग जबरदस्ती कर रहे थे, इस तरह से तंग कर रहे थे लोगों को, ठीक है, कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो और ये मानवता का आदर्श रूप है। और फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तदाता बन जाते थे, ऐसा व्यंग है। और लेकिन कहीं कहीं पर इस तरह से लोगों को परेशान भी किया जाता था, और इसीलिए जो है लोगों ने क्या किया कि फिर से वहां के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। जोकोबिन क्लब एक क्लब होता है। क्लब में कौन थे उस समय के? जो स्टूडेंट हो गए, वहाँ के अदर मेंबर हो गए जो कि पढ़े लिखे हुआ करते थे, मध्यम क्लास के लोग, वो उस क्लब में बैठते थे। क्लब एक ग्रुप होता है, लोगों का समूह जैसे हम बोलते हैं, उसे क्लब नाम दे दिया जाता है। और जो जोकोबिन नाम है वो अपने एज फॉर कंसर्न नाम दे दिया जाता है, हम लोग अपने हिसाब से, है ना। देयर एक्टिविटीज campaigns repaired away from the French armies, moved into the फ्रेंच आर्मी जो थी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में, इटली में 1790 तक मार्च कर रही थी, युद्ध लड़ रही थी, और सभी को एक राष्ट्रवाद की पाठ पढ़ा रही थी, है ना। तो फ्रेंच आर्मी बीइंग कैरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म, है ना, राष्ट्रवाद का जो आइडिया था, विचार था, उसको बढ़ा रही थी। और थ्रू द रिटर्न ऑफ मोनार्की, कब? जब नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा फ्रांस में मोनार्की आ गई थी। नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया था फ्रांस में, बट एडमिनिस्ट्रेटिव जो फील्ड था, प्रशासनिक विभाग था, उसमें उसने कुछ क्रांतिकारी जो है सिद्धांतों के आधार पर परिवर्तन किए थे, और जो कि हमने आपको बताया था। और नहीं तो आगे इसमें हम देख लेते हैं ये नेपोलियन कोड में कि क्या क्या हुआ था। हुआ ये था कि सबको एक समान के अधिकार दिए गए थे, ठीक है, इक्वालिटी थी सभी में लॉ के साथ साथ, और सिक्योर थे सभी के प्रॉपर्टी को, सभी को हक बताया गया था, प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया था सभी को। वहाँ का दास प्रथा सिस्टम खत्म कर दिया गया था, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को उसने मजबूत किया था, क्योंकि तभी तो जब वो युद्ध लड़ने जाता था दूर दूर तो कैसे कांटेक्ट करता, तो इसलिए उसने क्या, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो सिस्टम था वो इम्प्रूव किया था, ठीक है। स्टैंडर्डाइज वेट कर दिया था, मेजर नापना और जोखना जो था वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे होता था, लेन देन जो है स्टैंडर्ड लेवल पर होता था, मतलब रुपयों के आधार पर। अब ये सब चीजें जो आपस में पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदान प्रदान किया जाता था या लेन देन किया जाता था, तो अब उसको समाप्त करके पूरा मनी वेट स्टैंडर्ड के आधार पर बात की जाती थी। और वहाँ पर लोगों को इस तरह से मारना पीटना और गिल्ट जो है, जो अपराधियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, जैसे पहले कहीं सिर कटवा देना, कहीं कुछ, उस सबसे अलग हटके बात की जा रही थी। तो 1804 का ये नेपोलियन कोड है, और इसमें कुछ सिविल कोड इसे कहते थे, और इसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता था, क्योंकि नेपोलियन ने दिया था ना, नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसने जो है खत्म कर दिया कि जितने भी अधिकार हैं, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, उसका चुनाव होगा वो अपने ठीक है।
तो जब यहाँ पर पहले समाप्त कर दिया गया था प्रिविलेज, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ये जब 1789 की जो क्रांति हुई उसमें। लेकिन जब नेपोलियन आता है सब, ठीक है, 90 के दशक में, यानी 92 के आसपास, ठीक है, तब इसने क्या किया, फिर से वही स्टैब्लिश कर दिया कि बर्थ के आधार पर होगा, एक समान लॉ और कानून की बात की थी, प्रॉपर्टी राइट की बात की थी, जो हमने यहाँ पर बात बताया। ठीक, नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड डिवीजन कर दिया गया था, प्रशासनिक विभाग को सिंप्लीफाइड कर दिया गया था। आपकी शिकायत नेपोलियन से नहीं और भी किसी से बता सकते थे और आपकी बातें आराम से नेपोलियन तक पहुंच जाती थी। दास प्रथा को समाप्त किया गया था। इस तरह से यहाँ पर चेंजेस लाए गए थे और ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया गया था, जो हमने यहाँ पर इस कोड में बताया। आप इसको पढ़ लेना, हिंदी में आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी। ये याद रखना, सिविल कोड कब दिए गए थे, 1804 में दिए गए थे नेपोलियन के द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। कौन कौन से दिए गए थे ये भी याद रखना एग्जाम पर्पज के लिए, जो MCQ बेस आते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट, इसको आप ऐसे बना लेना और हिंदी में लिख लेना। ठीक है, इसको हिंदी मिल जाएगी और इसको लिख के और अब पढ़ डालना। ठीक है, किसने दिया था, नेपोलियन ने। और इसे क्या कहा जाता था, सिविल कोड, और इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता था। यहाँ पर दोनों लिखा देखो। ठीक है, आप इसी को बना लीजिएगा, बस ये आपको नहीं बनाना है कुछ। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे राइनलैंड है, और यहाँ पर डाकिया के रूप में ये नेपोलियन दिखाया गया है, क्योंकि नेपोलियन ने 1813 में जब लाइपलिंग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौट रहा था, तो जैसे डाकिये के रूप में दर्शाया गया है, तो झोले से इसकी चिट्ठियां जो गिरती हुई तुमको दिख रही हैं, चिट्ठियां नहीं हैं, ये भूभाग है, भूभाग के नाम है। ठीक है, ये जो क्षेत्र ये हार रहा था, ठीक है, हार चुका था नेपोलियन, क्योंकि पहले क्या था, नेपोलियन जीत रहा था जब तक लोगों को पता नहीं चला। इसका जो उसने नियम कानून आए थे जो कि राष्ट्रवाद के, ठीक है, राष्ट्रवाद के, उसमें ये क्या कर रहा है, हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, फिर से हम दूसरे कब्जे में जा रहे हैं। तो इसलिए जब ये वापस आया जीत के, तो लोग इसका विरोध कर रहे थे, और विरोध के साथ सारे जितना इन्होंने जीत रखा था सब फिर से वापस छीनते हुए चले जा रहे थे। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। अब कल से हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसकी बात करेंगे। तो आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, और आप फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आइडिया ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि उसके बारे में पूछ दिया जाता है। और नेपोलियन के बारे में थोड़ा और आप स्टडी करें ना अपनी बुक से। बाकी हमने मेन नेपोलियन कोड है उसके बारे में बता ही दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करो इसको और अपने दोस्तों को बताओ।